वैसे भी मेरी एक आदत है, मेरे घर में मेरे सारे परिवार को मेरी इस आदत का पता है, जितना कमाओगे उसका 90% ही खर्च करोगे। नहीं कमाओगे भूखे मर जाओ, जब भूखे मरोगे अपने आप कमाओगे। सिंपल फार्मूला है। अगर मैं एक $10 कमा रहा हूँ और $11 खर्च कर रहा हूँ, मेरे बैंक में चाहे $1,00,000 पड़ा है, तो मेरे को शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के लिए। जब मैं इस कंट्री में आया, बच्चे छोटे थे, तो क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, तो मुझे डेबिट शेबिट के भी रिवाज इतना ज्यादा नहीं पता था। मैंने इनकी जेब में $10 रखे हुए थे दोनों के, कि भी तुम जाओगे तो शाम को आगे मुझे दिखाने हैं वापस $10, खर्च नहीं करने। वो इसलिए क्योंकि इमरजेंसी ना बढ़ जाए बच्चों को खर्च करने की। तो क्योंकि इनकम शुरू में नहीं थी तो खर्चा अलाउड नहीं था, रेस्टोरेंट अलाउड नहीं था, कहीं जाना बाहर कॉफी शॉप अलाउड नहीं थी। और ये इनको कहता था कि आप देख लो कि हमने कितना कमाया। एज ए न्यू इमिग्रेंट वैसे भी मेरी आदत है, आई यूज टू सिट डाउन विद देम इन द इवनिंग, वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर। तो सारी अपनी समस्याएं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी हिस्ट्री, सारी कहानी मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस करता था। तो वो साथ में इन्वॉल्व हो जाते थे, अपने अलग आर्गूमेंट्स नहीं लाते थे। वो बिल्कुल एक फैमिली एकजुट होकर हमारी चलती थी और वो साथ में सहमत होते थे। इसलिए आज तक हम बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ बड़े जबरदस्त। तो मेरा सिंपल एक फंडा था कि मैंने अगर कमाया नहीं तो मेरा खर्च करने का हक ही नहीं है। मैं न्यू इमिग्रेंट आया हूँ, मैंने 2-3 महीने नहीं कमाया तो मैं खर्च ही नहीं करूंगा। दाल चावल खाऊंगा, घर आके खाऊंगा, मैं बाहर खर्च नहीं करूंगा। मुझे अपने मुंह में थप्पड़ मार देना चाहिए कि मैंने कमाया है नहीं, मैं किस मुंह से खर्च कर रहा हूँ। हाँ, कोई आर्गुमेंट देगा तुमने पहले कमाया था, पहले खर्च भी कर लिया था, अब तो मैं तब तक उतना ही खर्च करूंगा जितना मैं कमाऊंगा, उसका कुछ परसेंटेज। नहीं तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी से गुजारा करूंगा, मैं कोई खर्च नहीं करूंगा। ये मैं नहीं, मेरे बच्चों की भी सेम पॉलिसी थी। ये होगी एक बात, बजटिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं न्यू इमिग्रेंट को सलाह दूंगा, आते ही जंप मत मारो कि मैंने घर खरीदना है। प्लीज, पहला काम है आपको सेटल होना, घर बन जाएंगे। मैंने देखा है आते ही 15 दिन के बाद, ओ जी मैं अब बताओ मैं घर कैसे लूं। अरे भाई, आपकी जॉब हो गई, आपके स्कूल का हो गया, आप यूज टू हो गए कि नहीं हो गए। आपने आज मिस आगा में जल्दबाजी में घर ले लिया, आपको बैंक दे भी रहा है 30%, 35% डाउन पेमेंट के ऊपर, आपसे पूछ भी नहीं रहा कि भाई आपकी क्रेडिट और आपका जॉब, क्योंकि आप नए इमिग्रेंट है। दैट डजंट मीन कि यू जंप इनटू बाइंग अ हाउस और कल को पता चले आपने मिसागा में घर ले लिया और आपकी जो जॉब है वो आपकी किंगस्टन में लग गई या नियाग्रा में लग गई, क्योंकि अभी तो आप सेटल हो रहे हैं। सबसे पहले आते ही घर छोड़िए, किराए पे लीजिए और कोशिश करिए जो किराया भी आप लेते हैं उसको ओपन रखिए, उसको मंथ टू मंथ रेंट पे रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जॉब किंगस्टन स्कारबोरो लग गई तो आप 60 डेज का नोटिस देके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1 साल का एग्रीमेंट है रेंट का तो आप 1 साल तक बंद गए। तो इसीलिए 2-3 बातें हैं, आते ही पहले घर मत लीजिए, अपने बच्चों के स्कूल का देखिए कहाँ डालना है, अपनी जॉब का देखिए, जॉब में स्कूल का तो चलो हो जाएगा इमीडिएटली, पर जॉब का कुछ पता नहीं कब लगेगी, या लग भी गई तो कब एक नई जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इसीलिए रेंट भी लीजिए और रेंट को भी ओपन रखिए, मंथ टू मंथ रखिए, ताकि आप उसको छोड़ना चाहें तो 60 दिन का नोटिस देके छोड़ सकें। ये मेरी सलाह है। और ये बहुत ही बेहतरीन सलाह है, टू द पॉइंट रियलिस्टिक अप्रोच आपकी रहती है। इस वक्त हमारे साथ हामिद एक कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। हामिद जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जो गेस्ट बैठे हैं उनसे कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो लॉक कर देने चाहिए या उसका वेट करना चाहिए जो अपनी मॉर्गेजेस के इंटरेस्ट रेट्स हैं। और दूसरा ये है कि ये जब देखिए इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे अभी इन्फ्लेशन ज्यादा आ रही है फूड में प्राइसेस में और उसमें ऑयल प्राइसेस में आ रही है, वो होता ही है कि जितनी डिमांड कम होती है उतनी सप्लाई कम हो जाती है ऑयल के पीछे से, वो ओपेक वाले कम कर देते हैं। तो ये तो फिर इन्फ्लेशन तो इस तरह तो कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि जब तक ऑयल पैसे नीचे नहीं आएंगी तो बाकी चीजों की पैसे नीचे नहीं आएंगी। तो ये तो एक विशियस सर्कल है, मतलब कि मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये अब किस तरफ लेके जा रहे हैं ये चीजों को। और तीसरा ये कि जो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड बोर्ड है ये टेनेंट की तरफ ज्यादा टिल्ड करता है। लोग बेचारे जो है वो रेंट घर पे दे देते हैं और वो कुछ अगर कोई बुरा टेनेंट टक्कर दे वो साल जाता ही नहीं है। तो इस बारे में मैं इनकी राय लेना चाहता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आपने तीनों बातें बड़ी अच्छी करी। सर, पहली बात तो ये है कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि हम क्या कर रहे हैं। ये आपने कहा ना हम कंफ्यूज हैं, विशेष सर्कल है, ये सरकार को भी नहीं समझ आ रहा है। मेरे पास इनकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, वो कुछ इकोनॉमिस्ट कुछ कह रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट कुछ कह रहे हैं, वो हमारे जैसे कहते हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं और जो से कहते हैं अपने मकलन साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये खुद ही कंफ्यूज है, हम अकेले नहीं है, खुद ही सरकार ही कंफ्यूज है और पूरी दुनिया इस बात में कंफ्यूज है।
कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। एक तरफ करते हैं, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, वो वाला काम हुआ पड़ा है। ये तो होगी एक बात। दूसरा, आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी है। मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, पर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं लॉक लंबा नहीं करूंगा। मैंने पहले भी एक शो में बताया था, किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था। मैं 2 साल से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 साल का क्या 1-1.5 साल के अंदर ये ठीक होने वाला है, मेरे को लगता है। तो मैं 2 साल से ज्यादा लॉक नहीं करूंगा। अगर लॉक करना ही था तो मैं आज से 1 साल पहले करता सर। अभी लॉक मैंने इतना कुछ दे दिया, वेरिएबल के ऊपर इतना कुछ मैंने दे दिया, और अब मैं कहूँ मुझे लॉक कर दो। अब तो बल्कि बैंक आपके पीछे पड़े हुए लॉक करने के लिए। और जब बैंक आपके पीछे पड़ते हैं लॉक करने के लिए, तो यानी कि वो समझ जाओ कि वो अपनी फायदे के लिए कर रहे हैं। मेरे को जब बैंक कहता है जी आपको वेरिएबल इतने का देंगे, आपका तोड़ कितना कर देंगे, तो मैं उसके उल्टा चल पड़ता हूँ। मुझे बैंक कहता है जी लॉक कर दो, तो मैं कहता हूँ जी मैं लॉक नहीं करूंगा। तो मैं तो उनके अगेंस्ट चलता हूँ, उनके उल्टा चलता हूँ मैं। मेरी एक आदत है। और तीसरा, आपने बताया लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का। मैं बता दूं सर, हमने लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर 2-2 महीने के अंदर फैसले किए हुए हैं, लेकिन अभी इनके पास एम्प्लॉय ही नहीं है। आपने देखा ओंटारियो में अभी उन्होंने 38,000 एम्प्लॉय के लिए उन्होंने बोला है, $1.5 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए बोला है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में। आपको डेट ही 7-7 महीने 8-8 महीने में मिल रही है, क्योंकि आप लैंडलॉर्ड है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये टेनेंट के हक में है। जो टेनेंट है उनसे अगर पूछोगे तो वो कहेंगे जी लैंडलॉर्ड के हक में है। सर मेरे हिसाब से सरकार फेयर है। प्रॉब्लम हमें ये आ रही है मेरे मालिक कि हमें डेट्स ही नहीं मिल रही। टेनेंट भी परेशान है, जिसको सू कर रखा है लैंडलॉर्ड ने, और लैंडलॉर्ड भी परेशान है जिसको सू कर रखा है टेनेंट ने। आप बताइए, जब डेट्स ही नहीं मिलेंगे 8-8 महीने 9-9 महीने, और उसके बाद जब केस चल रहे हैं 1.5 साल 2-2 साल, जो कि हम लोग ये 2-2 महीने में खत्म कर दिया करते थे केस, 2 डेटें 3 डेटें में बात खत्म हो जाती थी। ये सिर्फ क्योंकि इसका तो रेंट इतना बढ़ गया है, झगड़े बढ़ गए हैं। एक लैंडलॉर्ड ये कहता है कि जी इसको टेनेंट को कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मार्केट में रेंट 3,000 हो चुका है, मुझे 2,000 मिल रहा है। अब वो कोई भी बहाने मार रहा है लैंडलॉर्ड भी, जबकि अगर वो ईमानदारी से चले तो बहाने की जरूरत क्या है। जब जो लॉ है कि आपको 2.5% बढ़ाना है, तो आप ज्यादा लालच क्यों कर रहे हैं। आप देखा जाए तो इंसानियत लालच है, आती है, मेरे को भी आती है। तो वो लालच जो है ना, झगड़े की जड़ है। उसी प्रकार किसी को टेनेंट रेंट नहीं दे रहा, अब उसको ये समझना चाहिए टेनेंट को कि तू रेंट नहीं दे रहा, ये मॉर्गेज कहां से देगा। तो वहां पर लैंडलॉर्ड परेशान है। इसीलिए तो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड बना था कि फट पेशी लगती थी, एक हफ्ते की डेट आ जाती थी और 1-1.5 महीने में फैसला हो जाता था। लेकिन अब ये क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही है, कोविड ने सारा काम उल्टा कर दिया, केसेस बढ़ गए, और क्योंकि रेंट बढ़ गया, झगड़े बढ़ गए। दोनों की सेल्फिश मोटो कह लो या सेल्फिश इंटरेस्ट कह लो या जेन्युइन कह लो, उसकी वजह से हैंडल नहीं कर पाए, और उसके वजह से इनके एम्प्लॉय बढ़ने चाहिए थे, ज्यादा पैसा जाना चाहिए था, ज्यादा एजुकेटेड होने चाहिए थे, जिसके ऊपर इन्होंने पैसा डाला है। कुछ हालात ठीक होते हुए नजर अभी मेरे को आ रहे हैं। जी सर। जी हमीद जी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे थे इकोनॉमी, हेलो आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो शैली जी? जी 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 बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सुन पा रहे, ओके। सो मैं जवाब दे देता हूँ उसका इन्फ्लेशन का। एक्चुअली क्या हो रहा है इस वक्त, सबसे पहले आपने ऑयल की बात की कि ऑयल सऊदी गिरा देता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। सर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आपने दोनों बार अगर देखा है, उसने मिलियन बैरल बाहर निकाल दिया है। 2 मिलियन बैरल उन्होंने रोक दिया है, लेकिन रेट अभी भी वहीं खड़े। अभी भी हम $72 के करीब क्रूड के हिसाब से खड़े हुए हैं। और अगर हम जब इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं तो 1 साल पहले से देखा जाता है। पिछले जून में हमारा जो WTI जो क्रूड का जो रेट था वो $106 $107 के करीब था। आज की डेट में हम 72 पड़े, हम 30% के करीब ऑयल नीचे गिर चुका है पिछले 1 साल से, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे नहीं गई है। सो 30% अगर नीचे गया तो इन्फ्लेशन भी नीचे जानी चाहिए। इन्फ्लेशन बाकी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पड़ी हुई है। सो उसको घटाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो ये कोई विशियस साइकिल नहीं है। हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों के हाथ से पैसा खींच रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो रिसेशन लाके हम इसको नीचे लाएंगे। यही एक सिचुएशन खड़ी है हमारी। जी जी, इट्स ऑलवेज वेरी इट्स इंटरेस्टिंग आप दोनों से ही बात करना, बिकॉज डिस्कशंस हमेशा बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल होते हैं और समय का पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। एंड इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप दिस सेगमेंट, लेकिन बिफोर आई लेट यू बोथ गो, आपके वैल्यूएबल क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दैट वी ऑल सीक, स्टार्टिंग विद यू पीके जी।
जी, आपकी बात थोड़ी कट रही थी। आपने रियल शेयर के बारे में पूछा कुछ मेरे से, फाइनल कमेंट्स पूछे मेरे से? जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। बस मैं क्लोजिंग देना चाहता हूँ कि रियल शेयर के मुतालिक जल्दबाजी ना करें। ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको बैठ के आधा पौना घंटा बैठ के सारे प्रोज एंड कॉन्स समझने बहुत जरूरी है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मोगा जी ने किसी ने $2000 महीने की इंश्योरेंस कर दी। प्लीज ऐसा जल्दबाजी मत करिए। वी आर ओपन, हमारी मीटिंग रोज 6-7 मीटिंग्स होती है, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, एंड उसके लिए आप हमें टेक्स्ट मैसेज डालिए, हमसे हमारे साथ बैठ के मिलिए। हम आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से सारा आपको समझा देंगे। उसके बाद आप घर जाइए, आराम से सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना। वी नेवर कॉल यू बैक, क्योंकि ज्यादातर कई बार रियल्टर्स को इसलिए भी नहीं मिलते कि वो जान खा जाते हैं, बार बार फोन आने शुरू हो जाते हैं, पीछे बढ़ जाते हैं। हमारी तरफ से कभी नहीं होता। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हमें कॉल कर लेना 1 हफ्ते में 10 दिन में, तो हम जरूर करते हैं। फिर एक बार नहीं करते, एक बार कॉल करके फिर हम टेक्स्ट मैसेज भी डालते हैं, ताकि गलतफहमी ना रहे या ये ना रहे कि आपने कॉल नहीं किया। अदरवाइज वी नेवर कॉल बैक। आप हमें मिल के डिस्कस करिए रियल एस्टेट के बारे में, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने अपने लिए घर लेना है, लो राइज लेनी है, हाई राइज लेनी है, व्हाटएवर, तो आप हमसे मिल सकते हैं। नो चार्जेस, नथिंग। आपका अपना भी कोई जान पहचान वाला है जिसके आप रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, बेशक यू आर मोस्ट वेलकम टू गो देयर, बट वी स्टिल वी मीट यू। मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, 647-299-4757, 647-299-4757, या टेक्स्ट मैसेज डालिए एंड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच शैली जी। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू जी, आपके स्टेटमेंट। जी बिल्कुल शैली जी, मैं उसी मुद्दे को उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वो परेशान कर रहा है। किसी बंदे के बेचारे के 5000 की इनकम हो और $2000 किसी ने उसके इंश्योरेंस में डलवा दी हो। तो मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। प्लीज अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, आपके सामने बैठ के आप उससे मिल रहे हैं और आपको फोर्स कर रहा है साइन करो, नहीं ये करना चाहिए, डोंट डू इट। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्लान, आपने प्लान समझ लिया है, आपको कुछ भी डाउट है, अगर वो बंदा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, प्लीज वो प्लान लेके मेरे पास चले आइए, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ है। और मेरे साथ ये है, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा, मैं रेडियो पे ओपनली कह रहा हूं, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप रेडियो पे आके बोल सकते हैं कि पंकज जी आपने झूठ बोला था। सो मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको नहीं बोलूंगा कि साइन करो मेरे सामने बैठ के कि अभी तुम प्रोडक्ट खरीदो मेरे से। और दूसरी चीज, अगर आप मेरे ऑफिस से उठ के चले जाएंगे, मैंने आपको कुछ समझाया है, आपको मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा, तंग नहीं करूंगा आपको फोन करके कि मैं पीछे पड़ जाऊंगा, मेरी इंश्योरेंस खरीदो जी, ये करो जी, वो। मेरी तरफ से फोन नहीं आएगा जब तक आप हाँ नहीं भरेंगे। हाँ जी, हम तैयार हैं करने के लिए, दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलके ही काम होगा। उसके पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में फोन कॉल नहीं जाएगी आपके पास कभी ये कहने के लिए कि पंकज आपके पीछे पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज, ओपन इनविटेशन है। अगर आपको किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचा हुआ है, आपको लग रहा है आपने बहुत ज्यादा पेमेंट हो रही है उसमें, आपके बजट से बाहर हो रहा है, या आपको वैसे ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, ये सही है या नहीं है, प्लीज आप मेरे से रिव्यू करवा सकते हैं और मैं आपको कॉल नहीं करूंगा कुछ बेचने के लिए। सो ये ओपन इनविटेशन है। मेरा फोन नंबर है 647-285-1007, 647-285-1008, एंड तुसी मेरे वेबसाइट तो भी मेरा फोन नंबर ले सकते हो। जी शैली जी। जी, thank you so much for talking to us. Thank you, Pankaj ji. Thank you, Thank you. I appreciate your time.